Hello listeners, welcome to रेडियो उड़ान, a flight of life। आप सुन रहे हैं द बुक वर्ल्ड मेरे साथ यानी राजेश्वरी के साथ, और कहानी चल रही है सुधा मूर्ति द्वारा लिखित डॉलर बहू। चलिए, लेट्स टेक अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट हैपेंड टिल टुडे। जैसे कि आपने पहले देखा था, चंद्रू अमेरिका जाके सेटल हो गया था और उसके पेरेंट्स, उसका छोटा भाई और छोटे भाई की वाइफ विनू और उनका एक बच्चा भी था, वो इंडिया में थे। उसकी छोटी बहन सुरभि की शादी होके जा चुकी थी और ये सब कुछ उसके अमेरिका जाने के बाद उसके डॉलर के चमत्कार से सब कुछ हुआ था। उनकी मदर गौरम्मा डॉलर से बिल्कुल प्रभावित थी और अमेरिका जाना चाहती थी। वो अपनी बहू यानी चंद्रू की वाइफ की डिलीवरी के समय देखभाल करने के बहाने अमेरिका जा चुकी थी और बहुत तारीफें जमुना की करती हुई वहां जाके उतरी। मगर आपने देखा था कि क्या हुआ उसकी तारीफों का। उसकी तो गौरम्मा जी की तो आंखें खुल गई। सबसे पहले तो खुद उनकी बहू ने उनकी आंखें खोली और धीरे धीरे उनकी जिंदगी में अमेरिका में जितने एक्सपीरियंसेस हुए, जितने लोगों से मिली, उनकी आंखें खुलती चली गई और उन्हें समझ आ गया कि देसी बहू वर्सेस डॉलर बहू कौन जीतना चाहिए। वो अब फाइनल करेंगे आज के एपिसोड में। ये आप देखेंगे कि फाइनली गौरम्मा जी कहाँ पहुंचती हैं और उनके मन में इंडिया और अमेरिका के बारे में और डॉलर बहू और देसी बहू के बारे में क्या ख्याल आते हैं। चलिए आज ये लास्ट एपिसोड देखते हैं। उगादी यानी कन्नड़ा न्यू ईयर का आगमन अमेरिका में बहुत शांतिपूर्वक हुआ। गौरम्मा बहुत एक्साइटेड थी। वह अपने साथ एक हिंदू कैलेंडर ले गई थी ताकि उसे पूजा और व्रतों की तिथि का पता चलता रहे। उसने जमुना से कहा कि थर्सडे को उगादी आ रहा है, हम पूजा करेंगे और शाम को मंदिर जा आएंगे। तुम अपने कुछ फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लेना खाने पर। जमुना को तो कोई रुचि नहीं थी। उसने कहा वीकडेज में ये सब चीजें यहाँ पे संभव नहीं है। यदि आप चाहती हैं तो हम वीकेंड में ये सेलिब्रेशन रख सकते हैं। गौरम्मा ने कहा क्या अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फेस्टिवल्स और पूजा की डेट्स चेंज करी जाती है? बिनू तो ऐसा कभी न करती थी। वह तो ऑफिस की छुट्टी ले लेती थी हर पूजा पर। इस पर जमुना ने ताना कसते हुए कहा वह तो एक सरकारी स्कूल में टीचर है, मैं वो नहीं हूँ, और वैसे भी इंडिया में कोई काम धंधा तो करता नहीं है। गौरम्मा बहुत हर्ट हो गई। उन्होंने सोचा आगे इसके बारे में बोलने का कोई फायदा नहीं है। गौरम्मा ने जमुना में काफी चेंजेस नोट किए यूएस में आने के बाद। इंडिया में तो वह एकदम केयर फ्री और इतनी बातें करने वाली, इतनी खर्चीली थी। यहाँ ये कैसे बिहेव करती है, कम बोलती है, बिल्कुल एक एक पैसा पाई कैलकुलेट करके ही स्पेंड करती है। और अगर उसे कोई चीज $5 सस्ती मिले, 20 मील गाड़ी चला के जाके उसे जरूर खरीदने पहुंच जाती है। उसे ये सब चीजें थोड़ी अजीब लग रही थी। क्या ये वही जमुना है जो इंडिया में थी? एक और चीज से गौरम्मा बहुत विचलित हुई। यहाँ पर तो चंद्रू भी घर के काम में सहयोग देता था। चंद्रू के पिताजी ने या गिरीश ने तो यह काम कभी न किया था। तो उसने एक बार चंद्रू को कह दिया कि तुम घर के काम में जैसे कि बर्तन मलना और कपड़े आयरन करना, ये सब तुम क्यों करते हो? जमुना ने तुरंत कहा कि यहाँ पर सबको काम में हाथ बटाना होता है। मैंने भी कभी किचन में कोई काम नहीं किया था यहाँ आने से पहले, मैं भी तो करती हूँ। और वैसे भी मानसी के आने के बाद यहाँ काम का लोड ज्यादा है तो सबको करना पड़ेगा। गौरम्मा को बहुत बुरा लगा। उसने कहा जब तक मैं हूँ तब तक चंद्रू का काम मैं कर देती हूँ, उसके बाद तुम लोग आपस में बांट के कर लेना। जमुना ने कहा अपने घर का काम करने में कौन सी शर्म होती है, आप इन चीजों में इंटरफियर न करिए। गौरम्मा तो बहुत ही हर्ट हो गई। तो गौरम्मा ने कहा, जब उसने देखा कि चंद्रू जमुना के कपड़े तक आयरन कर रहा है, तो उसने कहा कि क्या तुम लोग किसी को आयरन करने के लिए एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो, किसी को रख लो। तो जमुना ने कहा कि हम भी इतने रिच होते जया जैसे, तो हम भी $10 एक दिन का दे के आयरन करने के लिए खाली किसी को रख लेते। तो गौरम्मा तो फिर से उसको लगा कि मेरी बेइज्जती हो रही है। उसने बात पलट के पूछा कि जया कौन है? तो उन्होंने कहा कि जया किशोर की वाइफ है और वो यूएस में काफी रिच फैमिलीज में आती है और सारे इंडियन फेस्टिवल्स में वो सबका डिनर होस्ट करती है। तो उसने कहा कि क्या वो सारे फेस्टिवल्स के लिए बुलाती है अपने घर? गौरम्मा ने पूछा। तो इस पर उसने जवाब दिया यहाँ पे इंडियंस के बीच में सब फेस्टिवल्स बांट लेते हैं, जैसे कि
इस बार उगादी पर जया के घर का इनविटेशन है, दिवाली पर किसी और के घर में होगा, संक्रांत पर किसी और के घर में होता है। ऐसे इंडियन गेट टुगेदर और गैदरिंग तो हमेशा होती रहती है। तो इस वीकेंड पे अब जया के घर जाने का इनविटेशन उगादी के लिए आया हुआ था। उसके लिए अब सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करने लग गए। जिस दिन जाना था उस दिन गौरम्मा ने देखा कि जमुना ने एकदम बेस्ट प्योर सिल्क की साड़ी पहनी है और इतने सारे गहने पहने थे कि जैसे लग रहा था कि जैसे कि वो दुल्हन हो। उसको लग रहा था कि वो ज्यादा ही तैयार हो गई है। हालांकि उसे बहुत पसंद था कि इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट पहने रहे लोग, मगर उसे कुछ ये ज्यादा लग रहा था। मगर वो कुछ ना बोली क्योंकि चंद्रू ने कुछ नहीं बोला। जब वो लोग जया के घर गए तो देखा कि वो तो बहुत बड़ा घर था विद 8 बेडरूम्स एंड स्विमिंग पूल। फ्रंट हॉल बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था उस दिन के फंक्शन के लिए। बहुत सारे इंडियन बच्चे ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट में इधर उधर घूमते घामते खेल रहे थे। वहां गौरम्मा ने देखा जितनी भी औरतें आई हैं सभी इतनी अच्छी तरह से सज धज के आई हैं। तो गौरम्मा को लगा कि इन लोगों को और कोई मौका नहीं मिलता है ना कि इंडियन कपड़े पहनने का, इसलिए शायद ये लोग जब भी मौका मिलता है खूब सज धज के आती हैं। इस क्राउड में गौरम्मा अपने आप को थोड़ा मिसफिट फील करने लग गई और एक कोने में बैठी थी। तब एक लेडी शॉर्ट हेयर और बनारसी साड़ी पहन के उसकी ओर आई और उससे बोली, अम्मा आप शायद मेरे को पहचाने नहीं, मैं चित्रा हूँ। गौरम्मा को आश्चर्य हुआ, ये इतनी कॉन्फिडेंट और इतनी स्मार्ट लड़की जो आई है, क्या ये वही एकदम दुबली पतली डरी डरी सहमी सहमी चित्रा है जो मैं पहले जानती थी? चित्रा ने कहा, मैं शंकर अन्ना की डॉटर हूँ। वह उस स्कूल में पियोन थे जहाँ शमन्ना पढ़ाते थे। आपको याद है आप लोग मेरी शादी में भी आए थे और आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था। गौरम्मा को वेगली धुंधला सा याद आया कि उसकी जिंदगी क्या हुई थी शादी के बारे में। तो वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई क्योंकि उसे उसकी जिंदगी याद आ गई चित्रा की। क्या ये वही लड़की है? पता नहीं क्या चल रहा है। खैर, तो अब चित्रा ने आगे कहा कि मैं अभी थोड़ी जल्दी में हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अपने घर लेके जाऊँ। कल शाम को मैं आपको अपने घर लेके चलूंगी, क्या आप मेरे साथ आएंगी? जमुना से मैं घर का एड्रेस ले लूंगी। गौरम्मा ने तुरंत हाँ कर दिया क्योंकि वो बहुत बेसब्री से किसी एक चेंज का इंतजार कर रही थी अपनी जिंदगी की रूटीन से। खैर, उस दिन का डिनर बहुत अच्छा रहा। गाला डिनर था, कम से कम 100 लोग खाने पे थे। गौरम्मा ने जाके जया को कहा कि तुम्हारे को तो बहुत काम बढ़ गया होगा, तुम्हें मुझे बुला लेना चाहिए था, मैं तुम्हें हेल्प कर देती। इस पर जया ने जवाब दिया, आंटी नहीं, मैंने कोई काम नहीं किया है, मैंने न्यूयॉर्क से केटरर्स बुला लिए थे तो काम सारा उन्होंने किया था। वापसी में जमुना ने ज्यादातर जया की बात करी और बहुत ऐसे लग रहा था कि उसको जलन से बात कर रही है। कह रही है, हाँ जया कितनी पैसे वाली है, अपने पैसे का प्रदर्शन करने के लिए ही तो उसने न्यूयॉर्क से केटरर्स बुला के खाना बनवाया है और सबके सामने जता रही थी कि मेरे पास कितना पैसा है। न जाने क्यों ये कमेंट गौरम्मा को अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसको लगा जो भी उसने किया हो इंडियन कम्युनिटी को एकत्रित करने में जया का बहुत बड़ा सहयोग रहा, तो हमें उसको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। तब उसको गौरम्मा को चित्रा की बात याद आई। उसने चंद्रू की ओर देख के बोला कि चित्रा मुझे अपने घर ले जाना चाहती है कल। इस पर जमुना ने कहा, हाँ चित्रा जोसेफ ने आपको ले जाने के लिए हमसे घर का एड्रेस लिया है। अब गौरम्मा तो पूरी कंफ्यूज हो गई। उसने कहा, चंद्रू चित्रा तो मन्नप्पा से उसकी शादी हो गई थी, ये जोसेफ कैसे आ गया उसके नाम के आगे? चंद्रू ने कहा, अम्मा मैं ज्यादा उस लेडी के बारे में जानता नहीं हूँ, बस इतना ही कि वो बेंगलुरु से है और वैसे भी यहाँ पे कोई पर्सनल क्वेश्चंस पूछता नहीं है, आप भी प्लीज मत पूछिएगा क्योंकि चंद्रू जानता था कि उसकी मम्मी का नेचर बहुत इंक्विजिटिव नेचर है। अगले दिन शाम को गौरम्मा को पिक करने चित्रा आई और उसने जमुना से कहा कि मैं डिनर के बाद आंटी को वापस छोड़ दूंगी। गौरम्मा उसके साथ गाड़ी में बैठ के चली गई। रास्ते में चित्रा ने कहा, अम्मा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी अपनी मदर आई हैं मुझे विजिट करने के लिए। रास्ते में हम इंडियन स्टोर में रुकेंगे और बहुत सारे इंडियन स्नैक्स खरीदेंगे। मैं आपके लिए आपकी पसंद की हर चीज खरीद के आपको देना चाहती हूँ। तो इस पर गौरम्मा ने कहा, नहीं खाना कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है, वैसे भी अगर लेना हो तो दूध और फल ले लेते हैं, दैट इज मच बेटर। हाँ, तुम अगर कोई डीवीडी इंडियन लेना चाहती हो जो कि तुम देखना चाहती हो मूवीज वगैरह तो तुम ले लेना। इस पर चित्रा ने कहा, मुझे कोई डीवीडी देखने का शौक नहीं है, मेरी तो जिंदगी ही एक चलती फिरती मूवी है, क्या आप नहीं जानती हैं? तो गौरम्मा ने कहा, नहीं। हालांकि उनके मन में तो उथल पुथल हो रही थी कि वो जानना चाह रही थी मगर वो कुछ बोली नहीं।
इस पर चित्रा ने अपनी पूर्व जिंदगी की कहानी शुरू करी। उसने कहा कि मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, मगर आपको हमारे घर के हालात तो पता थे, तो मैं एजुकेशन तो परस्यू कर नहीं पाई। और जब मैं 18 साल की हुई तो मेरी शादी हो गई थी मेरे सेकंड कजिन मन्नप्पा से। मेरे पेरेंट्स तो बहुत खुश थे शादी करके, क्योंकि मन्नप्पा ने बिना किसी डॉरी के मेरे से शादी करने के लिए हाँ कर दिया था। मन्नप्पा तो बहुत बेकार आदमी था, शराबी था एक नंबर का, और बहुत मारता पीटता था। मैं सहन तो करती रही 1 साल तक, मगर 1 साल के बाद पूरे नशे की धुन में जब वो जा रहा था तो एक ट्रक से भिड़ गया और उड़ा दिया ट्रक ने, और उसकी मौत हो गई और मैं वापस अपने माँ बाप के घर पहुंच गई। इस पर गौरम्मा ने कहा, मुझे याद है कि तुम टाइपिंग क्लासेस अटेंड करने लगी थी और तुम्हारी फीस मैं अपने पति के साथ तुम्हारे लिए भेजा करती थी। चित्रा ने कहा, हाँ सर, यानी शमन्ना के बारे में कहने लग गई कि सर मुझे हमेशा एडवाइस करते थे कि हमेशा अपने पैर पे खड़े होना सीखो, और ये जो तुम कर रही हो ये तुम्हारी जिंदगी में जरूर कुछ ना कुछ चेंज लाएगा। उसने गौरम्मा से कहा कि आप दोनों ने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, उसकी वजह से मेरी जिंदगी की काया पलट हो गई। उसके बाद मेरे फादर रिटायर हो गए थे स्कूल से, इसलिए उसके बाद तो मैं आपसे मिली नहीं और आज काफी समय बाद आपसे मिल रही हूँ। टाइपिंग क्लासेस के बाद मैंने एक नौकरी ज्वाइन कर ली थी 300 रुपए महीने की तनख्वाह पर। गौरम्मा को याद आ गया था कि चित्रा की जिंदगी बहुत कठिन रही, उन दिनों में उसने बहुत सफर किया था। ऑफिस में मैं गोविंद से मिली और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लग गए, मगर जैसे ही मैंने उसे कहा कि मैं विडो हूँ, उसका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया। उसने बहुत सोच समझकर मुझसे कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज करके तुमसे शादी कर तो सकता हूँ, प्रोवाइडेड यू गिव मी ऑल योर सैलरी। अब चित्रा को ये दुविधा हो गई, क्योंकि वह घर की सबसे बड़ी थी अपने घर में, अपने छोटे भाई बहनों को उसे सपोर्ट करना था। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें आधी सैलरी दे दूंगी। उस पर वह माना नहीं। इन सब चीजों की वजह से चित्रा इतनी ज्यादा परेशान हो गई, मेंटली इतना अपसेट हो गई और वह सुसाइड करने का सोचने लग गई। उस समय उसको सौम्या से एक चिट्ठी आई। गौरम्मा ने पूछा, सौम्या कौन है? सौम्या मेरे बॉस की डॉटर थी। वो और उसके हस्बैंड लॉस एंजलिस में डॉक्टर्स थे। 10 साल की शादी के बाद उन्हें ट्विंस बच्चे पैदा हुए थे और उन्हें एक डोमेस्टिक हेल्प की जरूरत थी जो स्मार्ट, एफिशिएंट हो और जो इंग्लिश बोल पाती हो। इस वजह से मैं यहाँ आ गई। गौरम्मा ने पूछा, वो लोग कैसे थे, यानी उनका बर्ताव कैसे था? तो चित्रा ने कहा, वो बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने मेरा ट्रैवल टिकट अरेंज करवाया और मेरी सैलरी सीधे मेरे पापा को भेज देते थे। कुछ समय तक मैंने बहुत होमसिक फील किया, बहुत रोती थी, वापस घर जाना चाहती थी, मगर मुझे ये भी पता था वापस घर जाना मतलब गरीबी में पड़ना। चित्रा ने कहा कि मैं कभी भी सौम्या और केशव को पूरी तरह धन्यवाद ही नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया और जब भी मैं होमसिक फील करती थी उन्होंने मुझे बिल्कुल अपने घर जैसा ही एनवायरनमेंट देना चाहा। और हाँ, बच्चों को तो मैं बहुत प्यार करती थी, उनको बहुत ध्यान रखती थी जैसे कि वो मेरे बच्चे हों। ये सब कहते हुए उसकी आंखें भर आई और उसने रियलाइज किया कि उसने अपना घर पीछे छोड़ दिया गाड़ी चलाते हुए, तो वापस घूम गई अपने घर जाने के लिए। मैंने इवनिंग कोर्सेज अटेंड करा और ड्राइविंग क्लासेस सीखी। वहाँ मैं जोसेफ से मिली। वह पेशे से इंजीनियर है और उसकी मदर एक डॉक्टर हैं। हम दोनों के इंटरेस्ट बहुत मिलते जुलते हैं, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम शादी कर लें। गौरम्मा ने पूछा, क्या तुमने उसे बताया कि तुम विडो हो? चित्रा ने कहा, मैंने पहले दिन ही उसको बता दिया था, उसको मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो मुझे बहुत एनकरेज करता है कि मैं नौकरी करूं और अपने घर पैसे भेजूं। अम्मा, उसका दिल बहुत बड़ा है। गौरम्मा ने पूछा, व्हाट अबाउट योर अमेरिकन मदर इन लॉ? क्या तुम उनसे यूज्ड हो गई हो? क्योंकि इंडिया में तो ऐसे ही होता है ना कि सिर्फ पति से पुटअप करना सफिशिएंट नहीं होता, यू हैव टू पुट अप विद द होल फैमिली एंड स्पेशली विद योर मदर इन लॉ। तो चित्रा ने कहा कि हम साथ में उनके नहीं रहते हैं, हालांकि मैं प्रिपेयर्ड थी कि मैं मदर इन लॉ के साथ रहूं, तो हम, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा यहाँ पे होता नहीं है, बट वो मुझे बहुत प्यार करती हैं और हम वीकेंड्स पे उनको मिलने जाते हैं। और आपको पता है कि जस्ट बिकॉज कि वो मेरे कल्चर और हमारी कंट्री को समझ पाए, वो इंडिया ट्रिप होके आई थी। जब गौरम्मा और चित्रा घर पहुंचे तो जोसेफ वेट कर रहे थे हॉल में। चित्रा ने गौरम्मा को इंट्रोड्यूस किया जोसेफ से। जोसेफ ने उनको हाय गौरम्मा करके एक बहुत वार्म अफेक्शनेट हैंडशेक किया। गौरम्मा को थोड़ा सा ऑड लगा क्योंकि हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता है ना। चित्रा का घर एकदम शांत था और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल कंटेंटेड यानी सेटिस्फाइड हाउस लग रहा था।
बहुत अच्छा लगा गौरम्मा को वहाँ पे। जोसेफ जाके फ्रिज से बनानास, दूध वगैरह गौरम्मा के लिए ले आए और अपने लिए और चित्रा के लिए उन्होंने डिनर प्लेट्स लगा लिए और एकदम कॉर्डियल, बहुत अच्छे शांतिपूर्वक एटमॉस्फेयर में सबने डिनर किया। गौरम्मा ने चित्रा से पूछा, क्या तुम्हारे फादर कभी भी आए हैं यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए? चित्रा ने कहा, अभी तक तो नहीं आए हैं, मगर अगले साल मेरे पेरेंट्स आएंगे। पहले तो वो बहुत अपसेट थे कि मैंने जोसेफ से शादी करना चाहती हूँ, बट नाउ दे हैव एक्सेप्टेड इट। मैं हर महीने $500 उनके लिए भेजती हूँ और अब मेरे भाई बहन भी पूरी तरह से सेटल हो गए हैं, तो अब मेरे पेरेंट्स के ऊपर कोई वरीज, कोई चिंताएं नहीं है। गौरम्मा को रियलाइज हुआ कि चित्रा का यूएस माइग्रेट करना उसके पूरे परिवार के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। मन्नप्पा तो यूजलेस था ही। यदि वह गोविंद से शादी करती तो ताने मार मार के वो उसकी जिंदगी भी खराब करता, उसे मेंटल बना देता। और यह गोरा आदमी, यह असली इंसान है। कितना अंडरस्टैंडिंग और कितना बड़ा दिल है इसका। ये सब सोचते हुए जब जाने का समय आया तो गौरम्मा ने चित्रा से कहा कि तुम कुमकुम का डब्बा ले आओ, मैं तुम्हारे माथे पे कुमकुम लगा के तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हूँ। आंख में आंसू भरे हुए चित्रा जाके कुमकुम का डब्बा ले आई। गौरम्मा ने चित्रा के माथे पे कुमकुम लगा दिया और जब चित्रा उनके पैर छूने झुकी तो जोसेफ भी उसके साथ आ गए और दोनों ने मिलकर गौरम्मा के पैर छुए। गौरम्मा ने हृदय से, परिपूर्णता से दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा कि ईश्वर करे कि दोनों 100 साल अपने बच्चों के और पोते पोतियों के साथ अमेरिका में ही रहो। चित्रा तो रोने ही लग गई। वह अंदर गई और एक ज्वेलरी बॉक्स लेके आके उसने गौरम्मा को कहा, अम्मा ये मैं आपके लिए लाई थी, मगर मैं इतनी रिच नहीं हूँ कि मैं इस डब्बे में कुछ भर सकूं। मैं प्रे करूंगी कि ईश्वर आपके लिए इसमें ज्वेलरी भरे। सर के और आपके टाइमली हेल्प के कारण ही मैं जिंदगी में यहाँ तक पहुंची हूँ। जब गौरम्मा ने ये बात सुनी, उसे जिंदगी में पहली बार अपने पति के लिए बहुत गर्व महसूस हुआ। उसने सोचा, चाहे मेरे पति ने बहुत पैसा तो नहीं कमाया, मगर ये जो इन्होंने कमाया है, टाइमली एक लड़की का हेल्प करके और इतने कंपैशन से उसे इतना एडवाइस करके उसने उसकी जिंदगी की काया जो पलट दी, इससे बड़ा धन और क्या हो सकता है। गौरम्मा को अब अमेरिका में रहते हुए 6 महीने हो चुके थे। सर्दियां चली गई थी और स्प्रिंग का आगमन हो चुका था। चंद्रू अपनी माँ को न्यूयॉर्क ले जाना चाहता था और उन्हें दिखाना चाहता था। वहाँ एक कन्नड़ा संघ था और बहुत सारे टेम्पल्स थे। चंद्रू और जमुना के वहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे। जैसे ही गौरम्मा को ये बात बताई गई, वो बहुत खुश थी। तुरंत वो मिठाई और नमकीन बनाने में जुट गई, क्योंकि वो फ्रेंड्स से मिलने जाने वाले थे, तो वो सबके लिए बनाने लग गई। जब से गौरम्मा आई थी तब से जमुना ने किचन में तो कदम रखा ही नहीं था। जब एक बार तो चंद्रू ने कह भी दिया था कि अम्मा के ऊपर बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मुझे लग रहा है। इस पर जमुना कहती, अम्मा अब आप बिल्कुल मत जाइएगा रसोई में, कल से मैं ही बनाया करूंगी। हर बार बोलती, मगर सबको पता था कि वो करेगी नहीं, क्योंकि जाती तो कभी नहीं थी किचन में। अब जब न्यूयॉर्क के लिए सब गाड़ी में जाने लग गए, तब गौरम्मा ने नोटिस किया कि अमेरिका कितना बदल गया है। जब से वो आई तब से बहुत खूबसूरत लग रहा था। इतने डिफरेंट मल्टी कलर्ड फ्लावर्स सब जगह खिले हुए थे। दृश्य इतना मनमोहक लग रहा था और उसे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि मेरे बेटे के पास इतनी अच्छी गाड़ी है, उसमें बैठ के मैं अमेरिका को देख पा रही हूँ। मगर जमुना ने जैसे ही कहा कि मैं तो इस गाड़ी से बोर हो गई हूँ, अगले साल हम नई गाड़ी लेंगे, सुन के गौरम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ। गाड़ी चलाते हुए चंद्रू बात करने लगा और गौरम्मा से उसने कहा कि हम श्रीकांत के घर में रहेंगे, उसको बेस रखकर बाकी लोगों से मिलेंगे, राजीव और मोहन वगैरह से वहीं से जाके मिला करेंगे। श्रीकांत अभी यहाँ नहीं है, वह इंडिया गया हुआ है, उसका घर खाली है, इसलिए हम उसे यूज करेंगे। तो गौरम्मा ने पूछा, श्रीकांत कौन है? उसने कहा कि वो मेरा कोलीग था और उसकी वाइफ रूपा पीडियाट्रिक डॉक्टर थी चेन्नई में, बट यहाँ आने के बाद अब उनका डिवोर्स हो चुका है। तो गौरम्मा तो इनक्विजिटिव होती ही थी, तो उसने कहा कि उनका डिवोर्स क्यों हुआ। तो चंद्रू ने कहा, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, मगर लोग कहते हैं कि उसकी पत्नी की आमदनी उससे ज्यादा थी और इसलिए वो बॉस अराउंड करती थी, इसलिए दोनों की बहुत लड़ाइयाँ होती थी। फाइनली दोनों का डिवोर्स हो गया और उनकी बेटी रूपा के पेरेंट्स के साथ रहती है चेन्नई में। तो वो अभी चेन्नई गया हुआ है उससे मिलने, और शादी के बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ के बिजनेस शुरू कर लिया था। तो उसका एक ऑफिस इंडिया में है और एक यहाँ है।
इस पर जमुना ने कहा, अब तो वो अपनी पत्नी से ज्यादा कमाता होगा। तो चंद्रू ने कहा, ये सब तो मुझे नहीं पता कि उसकी कमाई कितनी है। आगे चंद्रू ने कहा, अम्मा राजीव के घर में हम तारा से मिलेंगे, आप उससे कोई पर्सनल क्वेश्चंस मत पूछिएगा, जैसे कि शादी और बच्चे के बारे में। गौरम्मा को बड़ा हर्ट हुआ कि बहू के सामने वो मुझे ऐसे नसीहत दे रहा है, मगर चुप रही। इस पर जमुना ने कहा, मुझे वास्तव में लगता है कि शादी ये बड़ी जल्दबाजी में उसकी करी गई और तारा जो है विक्टिम बन गई। तो चंद्रू ने कहा, क्यों? तुम्हारी और मेरी शादी भी तो बहुत जल्दी में ही हुई थी, हम क्या जानते थे एक दूसरे के बारे में। मुझे तो बस ये लगता है कि तारा बहुत अनलकी रही। अपनी माँ के चेहरे के ऊपर वो एकदम क्यूरियोसिटी का वो नजारा देखकर चंद्रू ने अब जवाब दिया, तारा की शादी रमेश से हुई, जो कि उनके फैमिली फ्रेंड्स का ही लड़का था, और तारा के पेरेंट्स ने अपना घर बेचा ताकि वो बहुत लैविश और एक दिखावे की शादी कर पाए। मगर जब वो शादी करके अमेरिका आई तब उसे पता चला कि रमेश ऑलरेडी एक गोरी लड़की से शादीशुदा था और उसका एक बच्चा था। यह पता चलते ही तारा ने डिवोर्स अप्लाई करके उससे डिवोर्स ले लिया और उसके बाद वो एक लाइब्रेरी में पार्ट टाइम जॉब करने लगी, क्योंकि वो सिर्फ होम मेकर थी, यानी उसको उसकी पढ़ाई लिखाई भी इतनी नहीं थी कि वो कुछ तरीके का कर पाती और ना उसका जॉब का कोई एक्सपीरियंस रहा। बट वो राजीव के रिलेटिव है, इसलिए इस वीकेंड पे वो राजीव के घर रहेगी। इस पर गौरम्मा ने पूछा कि इतना सब हो गया तो तारा के ससुर जी ने क्या कहा इस पर, क्योंकि वो तो फैमिली फ्रेंड्स थे। चंद्रू ने जवाब दिया कि उसके ससुर ने खुद इन लोगों से माफी मांगी, तारा और उसके पेरेंट्स से, और अपने बेटे को ही उन्होंने बहुत फटकारा, मगर फायदा क्या हुआ, जिंदगी तो तारा की खराब हो गई। और उसको पूछा गया रमेश को, तो कहता है कि मेरे पेरेंट्स के प्रेशर में आके मैंने शादी करी। चंद्रू ने इस पर पॉइंट किया कि हमेशा चीजों को वेरीफाई करके ही लड़की की शादी करनी चाहिए, दिखावे में जल्दबाजी में कभी नहीं करना चाहिए। इस पर जमुना ने कहा, ये बात सच है, तुम्हारे बारे में भी मेरे फादर ने सब कुछ पता लगाया था हाँ बोलने से पहले। इस पर गौरम्मा को अब याद आया कि किस तरीके से उसने विन्नू को फटकारा था जब उसने शेखर के असलियत को जानने की कोशिश करी थी। सुरभि और स्वयं उसने विन्नू के साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं किया था। यदि उसकी बात माने बिना इन्होंने शेखर से उसकी शादी कर दी होती तो आज तारा की हालत ही उसकी सुरभि की भी हो रही होती और वो कहीं की ना रहती। इस पर गौरम्मा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अब गौरम्मा की जैसी बुद्धि थी, इंडियन मेंटालिटी, उस हिसाब से उन्होंने एडवाइस किया कि श्रीकांत और तारा शादी क्यों नहीं कर लेते हैं, वो दोनों डिवोर्सी तो हैं। चंद्रू ने कुछ सोचते हुए बोला, अम्मा यहाँ पे यूएस में इतने टाइम रह के यहाँ का कल्चर हमने अपना लिया है। श्रीकांत मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, हम बहुत कुछ शेयर करते हैं, मगर कभी भी हम एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करते हैं, बिकॉज वही यहाँ का कल्चर है। तारा भी श्रीकांत को जानती है और अगर वो दोनों सोचते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के लिए फिट होंगे तो वो लोग कर लेंगे डिसाइड। इसमें दूसरों का कहने का कोई बनता नहीं है। तो मगर गौरम्मा को ये बात खैर समझ में नहीं आ रही थी कि किसी की पर्सनल लाइफ में इतना झांकना नहीं चाहिए। दोपहर से पहले सब लोग श्रीकांत के घर पहुंच गए और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक यंग लेडी वहाँ पे थी जिसने सब कुछ खाना तैयार करके, टेबल पूरा तैयार करके, हॉट केस में खाना डाल के सब तैयार करके रखा हुआ था। उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, कहा कि मैं मालती हूँ और मेरे हस्बैंड श्रीकांत के लिए जॉब करते हैं, क्योंकि श्रीकांत तो गए हुए हैं और मुझे मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए तो खाना बनाना ही था, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए भी बना दिया। उसने बहुत उनकी आवभगत करी। मालती ने घर को बहुत नीट एंड टाइडी रखा हुआ था। लंच के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। गौरम्मा को तो दोपहर को सोने की आदत नहीं थी, तो वो मालती को ढूंढने गई तो वो उसे किचन में मिली। किचन में मालती के साथ एक और लेडी भी उसका हेल्प कर रही थी। गौरम्मा ने कहा, ज्यादा कुछ ना बनाओ, मैं बहुत कुछ खाने पीने की चीजें बनाकर लेके आई हूँ। इस पर मालती ने कहा, आंटी चिंता न करिए, मार्ता दुकान में मेरा हेल्प करती है और जब दुकान की छुट्टी हो जाती है तो मार्ता को मैं घर ले आती हूँ। ऑल्दो वो कोलंबियन इमिग्रेंट है, मगर मैंने उसे साउथ इंडियन कुकिंग का सब ट्रेनिंग दे दिया है और वो बहुत अच्छा बना देती है। गौरम्मा ने कहा, इसका मतलब तुम बिजनेस वुमन हो क्या? उसने जवाब दिया, हाँ, मगर मैं बहुत बड़ा बिजनेस तो नहीं करती हूँ। इंडिया से मैं जैसे सिल्क हैंकीज,
एम्ब्रॉयडर्ड बैग्स, चप्पल्स, इन छोटी चीजों को मंगवाती हूँ और फिर मैं यहाँ पर उनको बेचती हूँ। वर्मा ने पूछा तुम्हारे कस्टमर्स कौन होते हैं? उसने कहा मेरे कस्टमर्स इंडियंस ही होते हैं मोस्टली, क्योंकि सब इंडियंस हर साल इंडिया जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मेरा शॉप उनके लिए बहुत कन्वीनियंट होता है। और मेरा एक शॉप इंडिया में भी है जहाँ पे मैं यहाँ का जेड और यहाँ का सैफरन और यहाँ का कोरल सब मैं वहाँ बेचती हूँ। तो गौरम्मा ने कहा इसका मतलब तुम इंडिया और यूएस के बीच में शटल करती रहती हो। उसने कहा जब भी श्रीकांत इंडिया में रहते हैं मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ रहते हैं, और जब वो यहाँ आ जाते हैं तो मैं और मेरे हस्बैंड इंडिया चले जाते हैं। हम जब यहाँ नहीं रहते तो मार्था दुकान का ध्यान रखती है, और जब हम इंडिया में नहीं होते हैं तो मेरा भाई दुकान का ध्यान रखता है। तो गौरम्मा ने पूछा तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं श्रीकांत के पास? उसने कहा मेरे हस्बैंड मेरी तरह एक ऑर्डिनरी ग्रेजुएट ही थे और वो पहले एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, मगर हम दोनों बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत ईमानदार हैं और बहुत हार्ड वर्क करते हैं, इसलिए हमने पैसा बहुत अच्छा जोड़ लिया और अब हम जयनगर में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। अमेरिका हम जैसे लोगों के लिए बहुत रिवॉर्डिंग है और इसीलिए हम उसे नेक्टर यानी शहद और अमृत समझते हैं, क्योंकि हार्ड वर्किंग लोगों के लिए हमेशा ये बहुत रिवॉर्डिंग रहता है। इसलिए अगर कोई अमेरिका को क्रिटिसाइज करता है तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, ऐसा मालती ने कहा। गौरम्मा ने कहा हम भी तो जयनगर से ही हैं, तुम्हारे इन-लॉज कौन हैं? उसने कहा मेरे फादर इन लॉ रिटायर्ड पोस्टमास्टर में थे और मेरे हस्बैंड गोपीनाथ वहाँ पे बहुत जाने जाते हैं क्योंकि वो बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे। तभी फोन की घंटी बजी तो मालती फोन उठाने चली गई और गौरम्मा तो ऑलरेडी हिल चुकी थी। उसको लगा उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। ये तो वही गोपीनाथ है जिसको कि उसने सुरभि से मना किया था कि और आज वो एक टॉप वुमेन अचीवर्स में आती है अमेरिका में और सब लोग बहुत उसकी तारीफ करते हैं। गौरम्मा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, इंडिया में तो शादी के बाद बहुत लोग पढ़ाई करते हैं और बहुत कुछ अचीव करते हैं। तो पद्मा ने कहा मगर यहाँ पे कोई फैमिली सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, सब कुछ अकेले करना पड़ता है। तो वत्सला ने भी ऐसे ही कहा, उसने अकेले ही सब कुछ, चाहे घर का हो, चाहे अपने बच्चे का काम हो और चाहे अपनी पढ़ाई हो, सब उसने अकेले मैनेज किया। हाँ,
अमेरिका आपको किसी भी उम्र में कोई भी पढ़ाई परस्यू करने का छूट देता है। उसने इसका फायदा उठाया और उसने अपनी जिंदगी यहाँ पर बना ली। और यहाँ पे एक फेयर सिस्टम होता है। जॉब्स में हर जगह आपको आपकी ऑनेस्टी के लिए, आपके हार्डवर्क के लिए हमेशा अप्रिसिएशन मिलता है। उसका लड़का अशोक भी बहुत वेल बिहेव्ड बॉय है, वत्सला का लड़का, और बहुत अच्छा लड़का है। तो गौरम्मा ने कहा क्या अशोक उनके साथ रहता है? तो उसने कहा, वत्सला ने, नहीं वो अकेले रहता है, पास में ही रहता है, नेबर ही है वो, तो जब भी जरूरत होती है वो लोग मिलते जुलते रहते हैं। मगर गौरम्मा को तो ये अजीब लग रहा था इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से। उसने कहा कि वो अकेले क्यों रहता है, क्या उसने अपने माँ बाप से लड़ाई कर ली है? उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए अकेले कर दिया जाता है और फिर वो खुद अपनी जिंदगी में सीखते हैं सब कुछ। गौरम्मा ने कहा और पेरेंट्स का क्या होगा जब वो ओल्ड हो जाते हैं, तब उनका यहाँ पे क्या होता है? तो पद्मा ने जवाब दिया कि जब तक पेरेंट्स हेल्दी होते हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं, वो अकेले रहते हैं, और यदि उनका शरीर जवाब दे जाए तो वो लोग एक ओल्ड एज होम में चले जाते हैं। वहाँ पे उनके साथ कंपनी भी बहुत होती है। हाँ, यहाँ पे लोग ओल्ड एज होम में जाके रहने को कोई पनिशमेंट नहीं मानते हैं। गौरम्मा को ये दुनिया बिल्कुल अजीब लग रही थी। वो इन सब चीजों को तो बिल्कुल न समझ पा रही थी, न एक्सेप्ट कर पा रही थी। उसी दिन रात को पद्मा को थोड़ा अनईजी लगने लग गया। हालांकि उसकी डिलीवरी टाइम के लिए अभी कुछ हफ्ते बाकी थे। उसने उठ के कॉल करा हॉस्पिटल को और वो अपना बैग पैक करने लग गई। आवाज सुन के गौरम्मा उठ के आई और उसने कहा कि मैं तुम्हारा बैग पैक करने के लिए हेल्प कर दूं। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे जो जो चाहिए मैं अपने आप डाल लूंगी, तो मुझे बाद में निकालने में सुविधा रहेगी। उसने कहा क्या मैं वत्सला को कॉल कर दूं ताकि वो तुम्हें हॉस्पिटल में ड्रॉप कर दे? तो उसने कहा कि नहीं, मैंने ऑलरेडी एम्बुलेंस को कॉल कर लिया है। ऐसे ही गौरम्मा उसको बहुत सी चीजें वॉलंटियरली हेल्प करने के लिए कहने लग गई, मगर वो सब कुछ पद्मा ने खुद कर लिया था और अरेंजमेंट अपना करवा लिया था। तो गौरम्मा को बड़ा ऑड लगा, ये कैसी जगह है? यहाँ पे एक प्रेग्नेंट वुमेन सब कुछ अपना खुद करती है, खुद ही उठ के हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ पे तो इतने सारे लोग ऐसी लेडी को हेल्प करने के लिए खड़े हो जाते हैं। फाइनली गौरम्मा ने पूछा कि मैं भगवान के सामने दिया जला दूं? तो उस पर भी पद्मा को मना करना पड़ा, क्योंकि उसने कहा कि वो वुडन शेल्फ्स हैं, तो दिया यहाँ पे हम जला नहीं पाएंगे। गौरम्मा ने कहा राजीव को जरूर इन्फॉर्म कर देना। तो पद्मा ने कहा मैंने इन्फॉर्म कर दिया उनके। एम्बुलेंस आ गया और पद्मा चल के अपना बैग लेके चली गई और पीछे जाते जाते आंटी को कह गई कि पीछे आप बिल्कुल चिंता ना करिएगा, आप विवेक के साथ रहिएगा, उसको कल स्कूल मत भेजिएगा, और मैंने पहले ही हॉस्पिटल को सब हेल्प के लिए फोन कर दिया था, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप पीछे रहेंगी तो मुझे बहुत कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि आप मेरे बेटे का ध्यान रखेंगी। मेरे को इतना हेल्प ही बहुत ज्यादा है। यह कहकर वह चली गई। गौरम्मा को तो बहुत ही अजीब लग रहा था, इतने पैसे वाली कंट्री है और एक प्रेग्नेंट वुमन देखो अकेली जा रही है। गौरम्मा को तो लगने लग गया कि यहाँ पे डेडिकेशन जॉब की ओर और ऑनेस्टी काम में तो बहुत बखूबी था, मगर लोगों की जिंदगी में लोनलीनेस तो धीरे धीरे घर कर रहा था। अगले दिन सुबह पद्मा का गौरम्मा को फोन आया कि उसकी डिलीवरी हो गई है और उसका एक लड़का हुआ है। चंद्रू और राजीव ने ऑलरेडी उससे बात कर ली थी कॉल करके। राजीव ने अपना ट्रिप शॉर्ट कर लिया और नेक्स्ट डे ही वो तुरंत पहुंच गया। वर्किंग डे में बच्चा होने के कारण कोई विजिटर्स ही नहीं आए पद्मा को और बच्चे को देखने के लिए। पद्मा ने बहुत उसको बोला, तो एनीवे गौरम्मा को भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो उसने अपनी स्टे एक्सटेंड कर ली 1 और हफ्ता, और वो बच्चे का और पद्मा का ध्यान रखने लगी। पद्मा बहुत इमोशनल हो गई थी और उसे बहुत अच्छा लगा कि गौरम्मा ने बहुत अच्छा उन लोगों का ध्यान रखा था। वहां से जमुना उसको कॉल करती रही गौरम्मा को वापस आने के लिए। खैर, जब वापस उसका जाने का समय आया, राजीव उन्हें ले जाने लग गया गौरम्मा को, तो पद्मा ने उन्हें एक लिफाफा दिया पैसे डाल के कि मैं आंटी आपके लिए साड़ी खरीदना चाहती थी, मगर मैं नहीं खरीद पाई, आप इंडिया जाके इस पैसे से साड़ी खरीद लीजिएगा और मुझे अपनी बेटी ही समझिएगा, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी आपने मेरा जितना अच्छा ध्यान रखा। गौरम्मा की आंखों में तो आंसू आ गए सुन के। चलिए यहाँ पे हम एक और ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आके आपसे फिर मिलते हैं। देखते हैं गौरम्मा की जिंदगी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसकी वजह से उसकी मेंटालिटी कितनी चेंज हो रही है। Brought to you by Savlon Swasth India Mission. Right mask in the right way. Choose a mask which is FFP2 or N95 standard. Wear a mask such that it properly covers your nose and mouth. क्या आप आरजे बनना चाहते हैं?
क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर सकती है? जी हाँ, रेडियो उड़ान आपके लिए लेकर आए हैं आरजे बनने का सुनहरा मौका। रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 2 की अपार सफलता के बाद रेडियो उड़ान लाए हैं रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 3, जिसमें आप जीत सकते हैं आरजे बनने का मौका। इतना ही नहीं, 10,000 तक के कैश प्राइजेस। तो सोचना कैसा, आज ही रेडियो उड़ान की वेबसाइट पे जाएं, लॉग ऑन करें www.radioudan.com और खुद को रजिस्टर करें। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें danish.mahajan88@gmail.com। रेडियो उड़ान, गौरम्मा जब तक न्यूयॉर्क से वापस आई तब तक अमेरिका के बारे में उसके विचार काफी बदल गए थे। उस महीने उसने लिस्ट बनाई और चंद्रू को दे दिया। उसका किसी भी स्टोर जाने का अब कोई मन नहीं था, उसे कोई रुचि नहीं रही। कुछ दिन बाद चंद्रू ने कहा कि हर थर्सडे को मेरी जिस ऑफिस में मीटिंग होती है वह बॉम्बे ग्रोसरी स्टोर के काफी करीब है, तो आप भी चला करिए। वो इंडियन स्टोर है और आपके जो मन में आए वो आप खरीद सकती हैं। इस पर गौरम्मा ने कहा, मानसी सो रही है, हम उसे छोड़ जाते हैं, लॉक लगा जाएंगे बाहर से, वो उठेगी तब तक वापस आ जाएंगे ना हम। तो चंद्रू ने कहा, ये इस कंट्री में अलाउड नहीं है, सोते हुए बच्चे को हम घर में लॉक करके नहीं जा सकते। अगर वो सो भी रही हो तो आप उसको साथ में लेके चलिए। गौरम्मा थोड़ा बेमन से बॉम्बे ग्रोसरी स्टोर चल दी। वहां जाके उसने देखा बॉम्बे ग्रोसरी स्टोर कोई भी इंडियन स्टोर की तरह ही दिखता था। वहां पे डीवीडीज थे, खाने पीने की सब चीजें थी, सब मसाले थे, सब्जियां थी, रेडी टू ईट फूड पैकेट्स, जो भी इंडियन स्टोर्स में थे सब कुछ उसे मिला वहां पे। फ्रीजर में पकी हुई चीजें जैसे पालक पनीर, बटाटा वड़ा, ये सब स्टोर किया हुआ था। अब उसको ये समझ आ रहा था कि इंडिया से कुछ उठा के लेके आने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो यहाँ पे मिलता है, सब कुछ लोग इधर से ही खरीद सकते हैं। वो सोचने लग गई कि जमुना हमेशा उसको क्यों बोलती थी कि तुम मसाले ले आना या ये ले आना। वो सोचने लग गई सब कुछ तो मिलता है यहाँ पे। गौरम्मा वहां पे आके थोड़ी परेशान हो गई। वो सोचने लग गई कन्नड़ा शब्दों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेगी, उसे तो इंग्लिश आती नहीं थी। वो जब ऐसे परेशानी के बारे में सोचने लगी तभी काउंटर के उस तरफ बैठी हुई उस लेडी ने कहा, आप चिंता मत करिए, मुझे कन्नड़ा समझ में आता है। वो लेडी बहुत एक्टिव थी, mid-30s में थी। वो कुछ करते हुए और फोन पे बात कर रही थी। गौरम्मा को समझ आया कि वो चाय बना रही थी। उसने पूछा, क्या आप थोड़ा चाय पियेंगी आंटी? गौरम्मा ने बहुत पोलाइटली उसे मना कर दिया और फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम आशा पाटिल है। वो इतनी एफिशिएंट दिखी गौरम्मा को और वो इतनी इम्प्रेस हो गई, तो उसने पूछा उसको कि तुम सारा काम कैसे मैनेज कर लेती हो? उसने कहा, मैं 11 बजे से 3 बजे तक यहाँ स्टोर में काम करती हूँ, स्टोर को देखती हूँ। 3 बजे से 7 बजे तक मेरे हस्बैंड रहते हैं, हम दोनों अपनी ड्यूटीज ऑल्टर करते हैं। उसने कहा, गौरम्मा ने, कि तुम घर पे क्या करती हो? उसने कहा, घर पे मेरे पास 2 गुजराती लेडीज हैं जो मुझे हेल्प करती हैं। वो चपातीस बना के देती हैं और मैं समोसे वगैरह भी बना के ले आती हूँ। तुम तो सारे दिन बिजी रहती होगी, कहा गौरम्मा ने। उसने कहा, हाँ, बट आपको पता है पैसा कमाना आसान नहीं होता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। गौरम्मा उसके बारे में और जानकारी हासिल तो करना चाहती थी, मगर अब तक गौरम्मा समझ गई थी अमेरिका का कल्चर कि ज्यादा पर्सनल क्वेश्चंस किसी से नहीं पूछना चाहिए। अब ये गौरम्मा का रेगुलर वीकली रूटीन बन गया। हर थर्सडे को गौरम्मा मानसी को ले आती और 1 घंटा बॉम्बे ग्रोसरी स्टोर में स्पेंड करती, आशा से बातें करती। उसको आशा का एफिशिएंट और अफेक्शनेट नेचर बहुत अच्छा लगा। एक बार ऐसे ही बात करते हुए गौरम्मा ने कैजुअली पूछा, तुम कितने सालों से यहाँ पे हो? आशा ने जवाब दिया कि मैं 10 साल से यहाँ पे हूँ। तो इस पर गौरम्मा ने पूछा, क्या तुम्हें घर की याद नहीं आती? तुम होमसिक नहीं फील करती? आशा ने इसका तुरंत तो जवाब नहीं दिया। आशा अंदर गई, 2 कप कॉफी उसने अपने दोनों के लिए ले आई, अपने लिए और गौरम्मा के लिए। उस वक्त कोई कस्टमर्स नहीं थे दुकान में। तब वो अपनी कहानी सुनाने लग गई। उसने बताया कि मैं एक गांव से हूँ जो कि अक्कलकोट के पास था। वो था महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर में।
इसलिए वो लोग घर में कन्नड़ा बोलते थे और बाहर वो लोग महाराष्ट्रियन बोलते थे। वो बहुत स्ट्रांग लड़की थी, इसलिए मैट्रिकुलेशन के बाद ही उसके लिए एक रिश्ता आया। रिश्ता लाने वाले ने कहा कि सतीश पटेल जो लड़का है वो बहुत अच्छा पैसा बॉम्बे में बना रहा है, बिजनेस है उसका, तो तुम उसकी शादी कर दो। मेरे बाप बाप तो बिल्कुल सीधे साधे लोग थे, कुछ वेरिफिकेशन भी नहीं कराया, उन्होंने मेरी शादी कर दी। शादी करके जब मैं गई तब जाके पता चला एक चौल में एक कमरे में मेरा परिवार रहता था। मेरी मदर इन लॉ तो बहुत ही खराब औरत थी और उनसे भी बदतर मेरी 3 नंदे थी और मेरे पति का एक भेलपुरी का ठेला था, वो वही काम करता था। उनको शादी में एक मुफ्त की कामवाली मिल गई, गधी की तरह मैं सारे दिन काम करती थी और मेरा पति जो है उसकी तो रीढ़ की हड्डी नहीं थी, उसकी जुबान ही नहीं थी, वो कुछ बोलता नहीं था और मैं सफर करती रही। ये सब बोलते हुए आशा का चेहरा बिल्कुल उतर गया और वो मायूस हो गई। मगर जैसे ही कोई कस्टमर्स अंदर आते बीच में, वो बिल्कुल अपने प्लेजेंट और अच्छे मैनर से उठ के उनको एंटरटेन करके उनको जो चाहिए वो सब देती। उसके बाद फिर से आके इनके पास बैठ के अपनी कहानी बताती। उस समय हमारी बेटी विनाया पैदा हुई। मैंने हमेशा बस यही सपना देखा था कि मैं एक छोटे से घर में अपने घर में खुशी से रहूंगी और एक बहुत प्यार करने वाली मेरी सास होगी और नंदे होंगी और हमारा एक छोटा सा गार्डन होगा जहाँ पे बहुत खुशी खुशी मेरी बेटी पलेगी बढ़ेगी। मगर सच्चाई में और सपनों में तो बहुत फर्क होता है ना। मेरे साथ भी यही हुआ। हमारा घर हमेशा आवाजों से भरा रहता था, हमेशा चीखना चिल्लाना और लड़ाइयाँ होती रहती थी। इसके बीच में मैं तो बिल्कुल डिप्रेशन में जाने लग गई और मेरे ससुराल वाले समझने लग गए कि मैं आलसी हूँ और जानबूझ के काम नहीं करना चाहती हूँ। मगर एक बार मेरे पापा मुझे देखने आए और देखते ही उनके तो होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है और वो हाथ के हाथ मुझे अपने साथ ही लेके चले गए। तो मैं और मेरी बेटी पापा के साथ चले गए। वहां जाके उन्होंने मेरा साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट कराया और पूरे 2 साल लग गए मुझे ठीक होने में। मगर उसके बाद मैंने अपने ससुराल वापस जाने से साफ मना कर दिया। तब पता चला कि मेरे पापा के एक गुजराती फ्रेंड थे जो एक रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे थे और उन्हें एक बहुत ईमानदार और हार्ड वर्किंग हस्बैंड वाइफ चाहिए थे। तो हम उनके रिक्वायरमेंट में बिल्कुल फिट हो गए। तो गौरम्मा को लगा कि इसका पति इसके साथ आने को तैयार कैसे हुआ, तो उन्होंने पूछा उससे। तो उसने कहा कि अमेरिका के नाम से तो वो मना नहीं कर पाए, उन्होंने हाँ बोल दिया तुरंत। तो हम लोग फिर इलीगल इमिग्रेंट्स बन के पहले आ गए थे न्यूयॉर्क में। काफी टाइम वैसे काम किया मगर धीरे धीरे फिर हमने अपनी स्टे लीगलाइज कर ली। हम लोग बहुत ऑनेस्ट वर्किंग क्लास थे। सुबह से लेकर रात तक हम किचन में काम करते थे नॉन स्टॉप। फिर भी मुझे लगता था कि मुंबई से तो ये जिंदगी ज्यादा बेटर है। हमने ऐसे करके थोड़े पैसे भी जोड़ लिए और फिर मैंने एक दिन आगे होके हमारे एम्प्लॉयर अरुण भाई से पूछा कि हम खुद अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। पहले तो वो इससे बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि हम लोग उनके साथ फिर नहीं रहते। फिर बाद में उन्होंने हाँ कर दिया। मगर अभी भी मैं जो भी सामान ग्रोसरी खरीदना होता है उनसे ही होलसेल में खरीदती हूँ अरुण भाई से। वर्मा ने पूछा अब तुम्हें कैसे लगता है यहाँ पे? आशा ने जवाब दिया मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके। अब मुझे कोई डिप्रेशन की सिम्टम्स नहीं है। मैंने जो भी सपने देखे सब यहाँ पे ट्रू साबित हो गए। मेरे हस्बैंड पहले अपनी मदर के सुनते थे, अब वो मेरे और पूरी डिवोटेड रहते हैं। हमने हमारे सारे सिस्टर्स इन लॉ की मैरिज के लिए पूरा कंट्रीब्यूट किया, उनकी शादी करवाई है। मेरे फादर ने मेरी ट्रीटमेंट के लिए जो लोन लिया था वो भी मैंने रीपे कर दिया और मेरे दोनों ब्रदर्स के बिजनेस के लिए भी मैंने उनको हेल्प करी है। ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ मेरे अमेरिका आने के कारण। इस कंट्री ने सच में हमारी जिंदगी बहुत बदल दी है। इंडिया में मेरे जैसी कितनी औरतें हैं जो ससुराल वालों से पीड़ित रहती हैं, या तो वो सुसाइड कर लेती हैं या फिर डिप्रेशन में चली जाती हैं, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। गौरम्मा ने पूछा क्या तुम्हें अपनी बेटी की चिंता नहीं है? वो शादी की उम्र में आएगी तो वो कैसे संस्कार लेके वो पलेगी बढ़ेगी, क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं है? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे को कोई चिंता नहीं है। जो सब लड़कियों के साथ होना है वही मेरी बेटी के साथ होगा। मैं तो यहाँ पे ऐसे इंडियन फैमिलीज की लड़कियों को जानती हूँ जिनका मॉरल अमेरिकन गर्ल्स से भी गया गुजरा रहता है। यहाँ पर सब कुछ खुले में होता है, इंडिया की तरह सब बंद नहीं रहता है। तो यहाँ सब कुछ पता होता है, बस यही फर्क है। गौरम्मा का तो सर चकरा गया। उसको लग रहा था कि मैं दुनिया को ये कौन सी नजर से देख रही हूँ, ये मेरी नजर तो नहीं है।
नाउ आई एम लुकिंग एट द वर्ल्ड विद अ वेरी वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। उसको ये लगने लग गया। एक दिन चंद्रू ने गौरम्मा को कहा कि अम्मा, मेरे शर्ट का बटन निकल गया है, क्या आज आप इसे सिल देंगी? गौरम्मा जनरली ये सब काम दोपहर को करती थी जब वो फ्री रहती थी। तो उस दिन उसने सिलाई का डब्बा ढूंढा, उसे मिला नहीं। तो उसे लगा शायद जमुना के रूम में, उसके वार्डरोब में होगा। गौरम्मा ने कभी जमुना का वार्डरोब खोला नहीं था। वो उसकी प्राइवेसी का आदर करती थी और कभी नहीं खोलती थी। मगर आज मजबूरी में उसे जाके जमुना के वार्डरोब में ढूंढना पड़ा। वहाँ काफी देर देखने के बाद उसे दिखा कि एक तरफ साड़ियों की पाइल्स लगी हुई हैं, एक तरफ फोटो एल्बम्स की लगी हुई थी। तो फोटो एल्बम्स के नीचे उसको सिलाई का डब्बा मिल गया। सिलाई का डब्बा निकालने लगी तो फोटो एल्बम सारे खिसक के नीचे गिर गए। उसमें से कुछ लूज फोटोस आके नीचे गिर गए। वो उन्हें उठाने लगी तो उसने देखा कि उसमें नायगरा फॉल्स में चंद्रू और जमुना की फोटो थी। उसकी नजर नायगरा फॉल्स की सुंदरता की ओर तो गई नहीं, मगर जमुना ने जो साड़ी पहनी थी वो उसकी आंख में लग गई। अब वो क्या साड़ी थी? वो वही शिफॉन साड़ी थी जो कि एक बार इंडिया आते समय उसने सुरभि को उसके बर्थडे पे करके गिफ्ट किया था। अब तो उससे रहा नहीं गया। वो और फोटोज देखने लग गई। उसमें उसको पता चला कि जमुना ने जितनी भी साड़ी पहनी हुई थी सब उसके बाद उसने आके सुरभि को गिफ्ट करी थी। अब गौरम्मा तो शॉक्ड हो गई। इनमें से सब साड़ियां, इसका मतलब उसे समझ आया कि जमुना ने पहन के जब उससे मन भर गया तो उसे लाके उसने दे दिया। और उसने ये कह के दिया था सुरभि को कि मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लाई थी ताकि तुम्हारे कलर के साथ ये बहुत सूट करते हैं। इस पर गौरम्मा ने उसकी इतनी तारीफ करी थी, बिल्कुल आसमान पे बैठा लिया था उसको। असल में गौरम्मा को अमेरिकन साड़ीज का बहुत शौक था ना। उसे लगता था कि वो इंडिया में इतनी बार धुलने के बाद भी खराब नहीं होते थे। मगर ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अरे पहनी हुई साड़ी गिफ्ट देने में कुछ गलत थोड़ी ना है, मगर बता तो देते कि ये पहना हुआ यूज किया हुआ था। कोई बात नहीं थी, यूज कर लेते। इससे भी बुरा चीज आने वाला था। और थोड़ी दूर देखने के बाद गौरम्मा को एक और फोटो मिल गया जो कि जमुना के कजिन की शादी के टाइम खींची हुई थी। उसमें जमुना और उसकी मदर ने बहुत महंगी प्योर सिल्क की साड़ीज पहनी हुई थी और वो वही साड़ीज थी जिनको बिल्कुल दुकान वाले जैसे समेटते हैं, प्रोफेशनली उन्हें समेट के आयन करके सुरभि की शादी में नई साड़ी बोल के दे दिया गया था। ये तो गौरम्मा का तो सर चकरा गया कि ये जमुना ने ऐसे कैसे बिहेव किया। उसको तो अब समझ आ रहा था कि असलियत क्या थी जमुना की। उसको इतना हर्ट हुआ गौरम्मा को। अब उसने डिसाइड कर लिया कि आगे जिंदगी में कभी वो जमुना से अमेरिका से कोई चीज लाने के लिए बोलेगी नहीं। जमुना जनरली हर सैटरडे को अपने फ्रेंड्स से मिलती थी। सब लोग मिलके कुछ गॉसिप करते थे, कोई नॉवल या कोई पोएट्री का डिस्कशन करते थे और सब मिलके बहुत अच्छा लंच करते थे। और ऐसा होता था कि जिसमें सब कोई एक एक डिश बना के ले आता था और सब साथ मिलके खाते थे किसी एक के घर में एकत्रित होके। उस वीकेंड पे चंद्रू न्यूयॉर्क गया हुआ था, इसलिए ये गेट टुगेदर जमुना ने अपने घर में रख लिया और गौरम्मा से कहा कि हम इडली सांभर बनाते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगी। अब तक तो गौरम्मा समझ चुकी थी कि जब वो जमुना ऐसे बोलती है तो उसका मतलब क्या होता है। आप भी समझ गए होंगे, इसका मतलब वो तो कुछ करेगी नहीं। अब गौरम्मा को तो ये लगने लग गया कि मेरे बेटे के घर में मेरी जो प्लेस है वो एक नौकर से ज्यादा और कुछ है नहीं। सब कुछ बनने के बाद टेबल पे सब कुछ रख के गौरम्मा ने सोचा कि मैं मानसी को लेके वॉकिंग पे चलती हूँ। मानसी अब तक 10 महीने की हो चुकी थी। वो मानसी को स्ट्रोलर में लेके चल दी। अभी तक गौरम्मा शौक से बाहर नहीं निकल पाई थी। उसे लग रहा था कि अपनी डॉलर बहू की मैंने जितनी तारीफ करी है सब बिल्कुल बेकार थी और मुझे अब असलियत पता चली है उसकी। जब वो वापस आई तब तक मानसी स्ट्रोलर में सो चुकी थी और अंदर घुसते हुए गौरम्मा ने जमुना के मुंह से अपना नाम सुन लिया और बेवकूफ की तरह सोचने लग गई कि शायद वो मेरी हेल्प को और मैंने जितनी सेवा करी है इनकी उसकी तारीफ कर रही होगी। तो वहां रुक गई, खड़े होके सुनने लग गई। उसकी फ्रेंड गिरिजा कह रही थी कि जमुना तुम तो बहुत स्मार्ट हो, मेरी पीएचडी का तो मैं सौदा कर सकती हूँ तुम्हारी टैलेंट के आगे। तुमने कितने स्किलफुली अपने मदर इन लॉ को हैंडल किया और अपना सारा काम निकलवा लिया तुमने। इस पर वेदा ने कहा, सुनते हैं कि इसकी सास तो इसको अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती है, ये तो बहुत सरप्राइजिंग है। इस पर जमुना ने कहा, इसमें सरप्राइजिंग तो कुछ नहीं है।
मेरी जो सास है वो ग्रीडी है, मेरी जो देवरानी है वो बहुत पुअर फैमिली से है, तो वो तो यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगी। और जो मेरी ननंद सुरभि है वो तो फूलिश है, बेवकूफ है। तो ऐसी औरतों को हैंडल करना बड़ा आसान होता है। गौरम्मा के तो पसीने छूट गए। उसको धीरे धीरे असलियत जो पता चल रही थी। आगे जमुना ने कहा, मैं तो जो मुझे पसंद नहीं है वो पासान कर देती हूँ। उन्हें सस्पेक्ट भी नहीं करते वो लोग कि मैंने उनको यूज करी हुई चीजें दी हैं, और मैं उनको बहाना कर देती हूँ कि कस्टम्स के कारण मुझे उन्हें रीपैक करना पड़ा था। मेरी मदर इन लॉ कैसी स्टूपिड है, वो मेरी देवरानी विनुता सारे दिन रात लगी रहती है इन लोगों के लिए, उसकी कदर करती नहीं है और मेरी तारीफ करती रहती हैं। गिरिजा ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता ये अमेरिका से चीजें लोग मंगवाते क्यों हैं। हर जगह तो सब कुछ मिलता है। तुम्हें पता है मैंने पिछली बार क्या किया? बर्मा बाजार गई, वहां से सब स्टफ खरीदा और कुछ 1000 रुपया ही लगे और उसे जाके अमेरिका से लायूं बोल के सबको दे दिया। सब बड़े खुश हो गए। इस पर उसकी फ्रेंड ने ये भी पूछा जमुना से, क्या तुम वापस इंडिया जाने का प्लान कर रही हो? तो जमुना ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे तो हमारे पति हमारी सुनते हैं, वहां जाके थोड़ी ना वो हमारी सुनेंगे ऐसे। इससे तो बेटर है कि हम कुछ डॉलर्स भेज दें और उनका मुंह बंद कर दें और चुपचाप इधर ही रहें। मेरे पापा ने तो इस अलायंस के लिए हाँ इसीलिए भरा था जब उन्होंने चंद्रू से पक्का करवा लिया था कि वो वापस आने का तो नहीं सोच रहा है इंडिया। मेरे पेरेंट्स ने इन लोगों को बहुत अच्छे से पहले जज कर लिया था। मेरी मदर ने मुझे एडवाइस कर दिया था कि बहुत मीठी मीठी बोलना और सबसे दूर रहना। इस पर उसकी फ्रेंड रोहिणी ने बोला कि अगर तुम सच में कैलकुलेट करोगी, किसी को इंडिया से तुम्हारी हेल्प के लिए भी बुलाती प्रेगनेंसी के लिए, उसके मुकाबले तो जो तुम्हारी मदर इन लॉ को तुमने बुलाया वो तो बहुत ही सस्ता पड़ा। टिकट के पैसे थोड़ी ना इतने लगते हैं, किसी को यहाँ पे रखने के तो पैसे बहुत लग जाते हैं। इसीलिए तो जमुना ने कहा, इसीलिए मैं अपनी मदर इन लॉ को मैंने 1 साल के लिए बुलाया यहाँ पे। उन्हें तो बहुत चाव था अमेरिका आने के लिए भी, उनकी भी वो पूरी हो गई, मेरा भी काम निकल गया। इस 1 साल में उन्होंने घर का, मनसी का और हमारा पूरा ध्यान रख लिया। मेरा तो काम हो गया और हमें ये भी चिंता की जरूरत नहीं है क्योंकि काम वाली रख लिया तो कहीं कोई चोरी वोरी ना कर जाए। वो तो घर के हैं तो हमें ये सब चिंता भी नहीं होती। अब गौरम्मा से इससे ज्यादा बर्दाश्त ही नहीं हुआ। बिल्कुल नीचे वो ऐसे बैठ गई और ऊपर भगवान को याद करने लगी कि मैं कितनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ। उसका मन करा कि अगर मेरा बस होता तो मैं यहाँ से एक दौड़ लगाती, बस इंडिया पहुंच जाती अपने घर। कैसे मैं उसकी पैसे और उसकी इतनी मीठी मीठी बातों का मैं शिकार कैसे बनी? मेरी अपनी बुद्धि कहाँ गई थी? वो अपने आप को कोसने लग गई। तब तक मानसी उठ गई, रोने लग गई तो गौरम्मा ने उसे उठा लिया और वो ड्राइंग रूम में हॉल में चली गई। तुरंत जमुना ने उठ के इतनी मीठी तरीके से हंसते हुए उससे कहा कि आपके खाने की तो सब इतनी तारीफ कर रहे हैं, 5 स्टार होटल में भी आपके जैसा सांभर नहीं कोई बना सकता। गौरम्मा तो न तो हंसी और न कुछ बोली, चुपचाप वो अपने रूम में चली गई। उस रात गौरम्मा बहुत रोई। उसका पूरा भीगा हुआ तकिया ही उसका साक्षी था। उस दिन उसको विनू की बहुत याद आई और उसे लगा कि मैंने उस बेचारी को कभी कोई गिफ्ट नहीं किया है, यहाँ तक कि उसकी प्रेगनेंसी तक में मैंने उसे कभी कुछ नहीं दिया। उसको अप्रिशिएट करना तो दूर की बात है। आज उसको विनू इतनी अच्छी लगने लग गई। अब उसे समझ आई विनू की कीमत असल में। मैं कितनी अंधी थी, मैं कितनी स्टूपिड थी, इतनी गंदी तरीके से मैंने विनू के साथ क्यों बिहेव किया, ये सब वो सोचने लग गई। अगले दिन सुबह गौरम्मा ने चंद्रू को बोला, मानसी अब इतनी बड़ी हो गई है कि अब वो डे केयर में जा सकती है। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, अब तुम्हारे पापा भी अकेले हैं, अब मुझे वापस घर जाना चाहिए, अब तुम मुझे भेज दो। इस पर जमुना ने कहा, आप प्लीज अभी मत जाइए, मैंने सुना है बेंगलुरु में बहुत पानी की भी कमी है और बिजली की भी तंगी है। कुछ समय बाद हम आपको कैलिफोर्निया और डिज्नीलैंड लेके जाएंगे, आपको तो बहुत अच्छा लगेगा, अभी मत जाइए, आप कुछ महीने बाद जाइएगा। इस पर गौरम्मा ने मना कर दिया, नहीं अब मुझे जाना है, अपने घर से दूर कौन भला कितने दिन रह सकता है। अब चाहे कोई भी मुसीबत हो, कोई भी परेशानी हो, अपना घर ही अच्छा लगता है, अब मुझे वापस अपने घर जाना है। चंद्रू ने कहा, हाँ अब अम्मा को जाने दो, उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया है, अब उन्हें और यहाँ पे रखना उनके लिए अच्छा नहीं होगा, हम तो लालची होते जाएंगे, अब उन्हें जाने दो। अब मैं देखता हूँ कौन वापस इंडिया जाने वाला है, मैं इनका ट्रैवल अरेंज करवा दूंगा। उस दिन शाम को चंद्रू ने आके कहा, अम्मा क्या आप शांतो को जानती हैं? वो अलमेलू की बेटी है। वो कह रही है कि अलमेलू और आप फ्रेंड्स थे। इस पर गौरम्मा ने कहा, हाँ हाँ, शादी के पहले हम लोग नेबर्स थे। उसकी बेटी शांता तुम्हें याद नहीं है? गिरीश के एज की है, तुम लोग सब साथ में खेलते थे जब हम तुम्हारी नानी के यहाँ जाते थे तब।
अभी कहाँ है अलमेलू, पूछने लग गई। तो उसने कहा कि आज मैं शांता से मिला था तो वो आपके बारे में पूछ रही थी, वो आपसे बात करना चाहती है। तभी शांता का फोन आ गया। शांता ने कहा चंद्रू से कि मैं अभी जिम से निकल रही हूँ, अभी मैं तुम्हारी मदर को पिक कर सकती हूँ और मैं कल शाम को उन्हें वापस छोड़ दूंगी, तो मुझसे पूछ लो इफ इट इज ओके विथ हर, मैं उन्हें ले जाना चाहती हूँ। गौरम्मा ने तुरंत हाँ कर दिया और अपना ओवरनाइटर वो पैक करने लग गई। उसने पूछा ये शांता जिम क्यों जाती है? जमुना ने इस पर जवाब दिया अपने आप को फिट रखने के लिए ही वो जिम जाती है। मैं भी कुछ समय में जिम ज्वाइन करने वाली हूँ, जमुना ने कहा। ये इस पर गौरम्मा ने कहा कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है अगर घर का कामकाज करो तो। विनू ने कोई जिम कभी नहीं ज्वाइन किया और कभी किसी घर के काम से उसने एस्केप नहीं करा। डिलीवरी के बाद भी उसने 1 एक्स्ट्रा किलो भी वजन नहीं और एक्स्ट्रा ऐड करा अपनी बॉडी में। जमुना तो बहुत सरप्राइज हो गई। जिंदगी में पहली बार इन्होंने विनुता की तारीफ जो कर दी उसके सामने। अब शांता जब आई उन्हें पिक करने तो गौरम्मा का पहला सवाल था क्या हुआ, तुम्हारे कितने लंबे बाल थे, बाल कहाँ गए तुम्हारे? वो तो एज यूजुअल अमेरिका जाने के बाद तो एक ही जवाब होता है सबका। उसने भी वही कहा आंटी इतना काम होता है यहाँ पे, हेयर की तो मेंटेनेंस होती नहीं है, मैंने उसको छोटा करा लिया, कटवा लिया सारा। इस पर गौरम्मा ने कहा विनुता के इतने लंबे बाल हैं, वो रेगुलर ऑयलिंग भी करती है, वॉशिंग भी करती है और सारे काम भी करती है और नौकरी भी कर लेती है। अब ये तो एक और जमुना के लिए शौक हो गया। अब गौरम्मा ने जमुना से कुछ भी बताए बिना जाके चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और रास्ते में गौरम्मा ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं पूछा। अब तक कुछ समझ गई थी कि किसी की पर्सनल लाइफ में ज्यादा ना इंटरफेयर करना है, न ज्यादा कुछ पूछना ताछना होता है। शांता का घर बहुत बड़ा नहीं था, बस एक 2 बेडरूम का अपार्टमेंट था और रेगुलर एसेंशियल चीजें सब थी उसमें। एक जगह उसने शांता और उसकी बेटी की फोटो देखी और शांता ने फिर खाना माइक्रोवेव में गर्म करके टेबल पे लगा दिया दोनों का। क्योंकि फोटो में देख लिया था तो गौरम्मा ने कहा कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर है? उसने बोला वो इंडिया में पढ़ रही है स्कूल में। अब गौरम्मा ने पूछ लिया तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? इस पर शांता ने कहा वह तो एक लंबी कहानी है, आपको तो पता ही है हम लोग 5 लड़कियां थी। मेरे ग्रेजुएशन के बाद पापा को चिंता हो गई हमारी शादी की, तो मेरी शादी मुकुंद से हो गई। मुकुंद एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और मैंने भी वहीं ज्वाइन कर लिया। मेरी एफिशिएंसी के कारण मुझे प्रमोशंस बहुत फास्ट मिलने लग गए और मेरी तरक्की जल्दी हो गई। और वहीं पर हमारी बेटी लता भी जन्मी थी। मेरी कंपनी ने मुझे यहाँ पे अमेरिका भेजा था। उसके बाद मैं मुकुंद को भी ले आई और अपनी बेटी को भी ले आई। मुकुंद को लगता था मैं ब्यूटीफुल वाइफ की तरह बस उसकी जी हुजूरी करती रहूं। अब नौकरी में तो मैं और एफिशिएंट भी थी, तो अब घर में रोज लड़ाइयां होने लग गई। उसको ये तो बर्दाश्त नहीं था कि मैं ज्यादा कमा रही थी और मैं ज्यादा एफिशिएंट थी, तो लड़ाइयां बहुत बढ़ गईं। इसलिए अब हमारा ब्रेक हो गया है और लता अब इंडिया में ऊटी में पढ़ती है। स्कूलिंग वो वहां कर रही है, इसलिए मैं एक एक पैसा बचाती हूँ और थोड़ा अपने लिए कमी करती हूँ ताकि मैं उसका कॉलेज एजुकेशन के लिए उसको यहाँ ले आऊँ। बट मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ क्योंकि ये कंट्री डिवोर्सीज को और विडोर्स को नीची नजरों से नहीं देखता है। शांता ने कहा ये सब मुसीबतों ने मुझे बहुत स्ट्रांग बना दिया है और मुझे अपनी जिंदगी खुद चलानी अब आ गई है। मुझे किसी का प्रोटेक्शन नहीं चाहिए अपनी जिंदगी के लिए। अगले दिन सुबह शांता ने बिल्कुल ट्रेडिशनल इंडियन की तरह एक साड़ी पहनी और वो गौरम्मा को आसपास के मंदिरों में लेके गई अपने साथ में और शाम को उन्होंने उसको चंद्रू के घर पे छोड़ दिया। क्या आप आरजे बनना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर सकती है? जी हाँ, रेडियो उड़ान आपके लिए लेकर आए हैं आरजे बनने का सुनहरा मौका। रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 2 की अपार सफलता के बाद रेडियो उड़ान लाए हैं रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 3, जिसमें आप जीत सकते हैं आरजे बनने का मौका। इतना ही नहीं, 10,000 तक के कैश प्राइजेस। तो सोचना कैसा, आज ही रेडियो उड़ान की वेबसाइट पे जाएं, लॉग ऑन करें www.radioudan.com और खुद को रजिस्टर करें। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें danish.mahajan88@gmail.com। रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, flight of fly, रेडियो उड़ान, flight of fly, रेडियो उड़ान।
रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो देखा दोस्तों आपने, हमारे गौरम्मा में काफी चेंजेस आ गए हैं, है ना। चलिए अब आगे की कहानी देखें। एक दिन चंद्रू ने अपनी माँ से कहा कि अम्मा, मेरा फ्रेंड विनोद शाह, उसके पेरेंट्स आपसे मिलना चाहते हैं। उसने कहा मेरी तो भाषा भी अलग है, मैं तो उनकी भाषा समझ भी नहीं पाऊंगी, तो मैं उनसे मिलके क्या करूंगी। तब तक जमुना ने कहा मैं रेखा के घर जा रही हूँ पार्टी के लिए, चंद्रू लाइब्रेरी जा रहे हैं, हम आपको रास्ते में उनके घर उतार देंगे, वापसी में हम सब साथ आ जाएंगे। ये तो जमुना ने अपनी वर्डिक्ट सुना दी थी, तो गौरम्मा के पास कोई चॉइस ही नहीं था जाने के अलावा। हाँ, और जाने से पहले यानी इंडिया जाने से पहले वो अपने बेटे को किसी भी चीज में हर्ट भी नहीं करना चाहती थी, तो वह भी चली गई। जब वो लोग विनोद के घर में पहुंचे तो विनोद की वाइफ मीरा वहाँ पे थी, अपनी कैट को फीड कर रही थी। तो उसने कहा कि विनोद अपने पेरेंट्स के घर गया हुआ है। तो चंद्रू ने गाड़ी घुमा ली उसके पेरेंट्स के घर जाने के लिए, जो कि पास ही रहते थे। तब चंद्रू ने रास्ते में अपनी माँ से कहा कि विनोद के पेरेंट्स अलग रहते हैं और वो यहाँ रहते हैं। तो उसने पूछा ऐसा क्यों अलग अकेले रहते हैं। तो उसने कहा कि मीरा और उनकी मदर इन लॉ यानी कि विनोद की मदर के साथ उसका बनता नहीं है, माधुरी बेन है उनका नाम, उनका बनता नहीं है। तो गौरम्मा ने कहा फिर क्या फायदा यहाँ रहने का, जब अकेले ही रहना है तो इन्हें तो वापस चले जाना चाहिए। तो चंद्रू ने कहा कि विनोद उनका एकलौता लड़का है और यदि उन दोनों में से किसी को भी कोई हेल्थ इश्यू होती है तो विनोद को यहाँ से भागते जाना पड़ता है, इसलिए उसकी जिंदगी को इतनी मुसीबत में नहीं डालने के कारण वो लोग भी इधर ही रहते हैं। खैर, वो लोग विनोद के घर पहुंचे, वहाँ उसकी मदर थी, उन्होंने बहुत इन लोगों की आवभगत करी। विनोद और चंद्रू तो तभी लाइब्रेरी के लिए निकल गए, जमुना चली गई रेखा के घर में। तो मीरा बहन गौरम्मा जी से बातें करने लग गई और क्या बता रही थी कि आप बहुत लकी हैं कि आप वापस इंडिया जा रही हैं और आप वहीं रहेंगी। मैं तो हमारे कंट्री को बहुत मिस करती हूँ, गुजरात को भी बहुत मिस करती हूँ, वहाँ के कल्चर, वहाँ का फेस्टिवल्स, हमारा पुराना घर, आसपास में इतने बच्चे, हम तो बहुत ही मिस करते हैं, मगर क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम जा नहीं पाएंगे यहाँ से। उन्होंने भी वही कारण बताया कि हम दो अकेले रहेंगे वहाँ, और अगर कोई एक भी बीमार पड़ जाए इस बुढ़ापे में तो मेरे बेटे को बहुत तकलीफ हो जाती है, वो इस फिर यहाँ से इतनी दूर आता है। इसलिए अब हमने तो डिसाइड कर लिया है कि पसंद आए चाहे ना आए हमें इधर ही रहना पड़ेगा। दोनों ने इस बात पे सहमति व्यक्त करी कि अमेरिका बहुत अच्छा देश है, मगर ये यंगस्टर्स के लिए है। इस उम्र में अगर हम वहाँ से इंडिया छोड़ के यहाँ आते हैं, हम बहुत अपरूटेड फील करते हैं और हमारा यहाँ पे मन नहीं लगता। खैर, विनोद ने कहा कि मैं बेंगलोर जा रहा हूँ और ये तय हो गया कि गौरम्मा जी विनोद के साथ बेंगलोर जाएंगी। तो जमुना ने गौरम्मा से कहा कि माँ, ये तो बहुत दुख की बात है, वापस जा रही हैं, फिर भी आप जा रही हैं तो कुछ जरूरत होगी तो जरूर बताइएगा, सुरभि के लिए क्या क्या लेना बताइएगा, मैं ले आऊंगी। तो गौरम्मा ने बहुत फर्मली जवाब दिया, मुझे यहाँ से कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया में सब कुछ मिलता है, और वैसे भी तुम जितने पैसे में एक शिफॉन की साड़ी खरीदते हो उतने में तो हम वहाँ पे एक मैसूर सिल्क की साड़ी खरीद लेंगे ना, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। गौरम्मा के पास $200 थे जो पद्मा ने उन्हें दिया था। उन्होंने उससे पर्सेस खरीदे, विनू के लिए भी और सुरभि के लिए भी, और हर्षा के लिए कुछ उन्होंने गिफ्ट्स खरीद लिए। जैसे ही बेंगलोर एयरपोर्ट में उनकी फ्लाइट ने टच किया, पहली बार गौरम्मा को लगा कि मैं अपने घर वापस आई हूँ। उसे एहसास हुआ कि फील्ड जो है ना वो हमेशा दूसरी तरफ का ही हरा भरा दिखता है, ऐसा होता नहीं है। अब उसे समझ में आया हर कंट्री में उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों हैं। हर कंट्री में दुख दर्द भी है और अच्छाइयां भी हैं। अब उसके लिए डॉलर का कोई मैजिक चलेगा ऐसा लगता नहीं था। She didn't feel dollar was any more magic। शमन्ना एयरपोर्ट आए थे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट से, और अकेले आए थे। उनके साथ गिरीश तो आया नहीं, टैक्सी लेके वो आए थे। गौरम्मा को थोड़ा अजीब लगा, उसने पूछा गिरीश क्यों नहीं आया। उन्होंने बात कुछ और करके पलट दी, को बोला कि वो बिजी था, ऑफिस था। तो उसके बाद इन्होंने पूछा कि अमेरिका कैसा था, तो उसने ज्यादा एंथुजियास्टिकली भी गौरम्मा ने नहीं जवाब दिया, बस कह दिया कि हाँ अच्छा था, घर पे बात करेंगे। गौरम्मा को अपना कंट्री, अपना सिटी देख के बहुत अच्छा लगा, वही साइकिल्स, वही रिक्शास और वही सड़कें देख के उसे बहुत अच्छा लगा। शमन्ना ने कहा, मुझे तो लगा अमेरिका तुमसे छूटेगा ही नहीं, तुम 1 साल में वापस कैसे आ गई। तो गौरम्मा ने जवाब दिया, अमेरिका तो बहुत ग्रेट हो सकता है मगर हमारा कंट्री कुछ कम नहीं है। आप मुझे बताइए विनुता कैसी है और हर्षा कैसा है, क्या उन्होंने मुझे मिस किया था। वो ऐसे पूछने लग गई। शमन्ना को तो थोड़ा आश्चर्य लगा।
उन्हें तो अपने कान पे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही गौरम्मा है। तुरंत वो घर पहुंच गए थोड़ी देर में। अब यहाँ पर हम थोड़ा आपको पीछे लेके जाते हैं कि गौरम्मा के अमेरिका जाने के बाद घर में हुआ क्या था। तब हमें पता चलेगा कि अब जब गौरम्मा आई हैं तो घर में क्या होने वाला है। अब यहाँ पे विनुता ने तो ये मन में पक्का कर लिया था कि मैंने जितनी भी जिंदगी में मेहनत करी या जितना भी मैंने सबकी सेवा करी, मैं कभी एक अच्छी डॉटर इन लॉ तो बन नहीं पाई। अब 1 साल अमेरिका में रहने के बाद जब मेरी सास वापस आएंगी, वो तो मुझे बिल्कुल कूड़े की तरह ही ट्रीट करेंगी। गिरीश से इन सब की बातों के बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं था। उसके पास एक स्टैंडर्ड आंसर था कि माँ तो ऐसी ही है। वो चंद्रू को मेरे से ज्यादा हाई प्लेस करती हैं, तो मैं तो बुरा नहीं मानता हूँ, आखिरकार वो मेरा भाई है। तो ये सब सोचते हुए धीरे धीरे विनु तो डिप्रेशन में जाने लग गई कि वापस आने के बाद तो हमारी जिंदगी न सिर्फ मेरी बल्कि हर्षा की भी खराब होती जाएगी, कि कंपैरिजन तो और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि वो वहां इतने अच्छे से रह के आई होंगी अमेरिका में। अब उसको लगा कि एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि दूसरा कंपैरिजन का पॉइंट तो अब हर्षा और मनसी का हो जाएगा, तो बच्चों में भी कंपैरिजन शुरू हो जाएगी। उसकी वजह से तो हर्षा को भी प्रॉब्लम्स होने वाली है। उसको एक कॉम्प्लेक्स के साथ ही वो पलेगा बढ़ेगा फिर, क्योंकि वो तो डॉलर ग्रैंड डॉटर हो गई ना, ये तो देसी ग्रैंडसन है। अब वो भगवान से ये प्रार्थना करने लगी कि एक दिन ऐसा दिन आए कि $45 विल बी इक्वल टू 1 रुपी। तब हम लोगों की अहमियत और बढ़ जाएगी। यानी घूम फिर के बात तो डॉलर पे आके पैसे की वजह से रुकती है ना। विनुता ये कंपैरिजन के एटमॉस्फेयर को एस्केप करना चाहती थी। वो डॉलर के मैजिक के बारे में सोचने लग गई कि ये कैसा इसका चक्कर है। शंकर ने शशि को धोखा दिया था ग्रीन कार्ड की वजह से। सुरभि गोपीनाथ को से नई शादी करना चाहती थी क्योंकि उसके पास अमेरिका जाके रहने की कोई गुंजाइश उसके पास थी नहीं। वो सोचने लग गई कि ये कैसा ये मैजिकल वो है जो कि लोगों की जिंदगी को यहाँ पे बर्बाद कर रहा है। शमन्ना बहुत स्मार्ट थे और बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग एडजस्टिंग तो थे ही। वो तो विनु के बोले बिना ही उसकी मेंटल कंडीशन को भी समझ गए, क्या उसके दिमाग में चल रहा है वो अच्छी तरह से समझ गए। शमन्ना ने एक दिन विनु को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें कहानी सुनाना चाहता हूँ। विनु बहुत सरप्राइज हो गई। खैर वो पहले भी अपनी जिंदगी के किस्से सुनाते रहते थे सबको, तो उसने सोचा कि शायद वो अपनी जिंदगी का कोई किस्सा सुनाने वाले हैं। उन्होंने एक माइथोलॉजी से कहानी सुनाई। विनुता और कद्रू ऋषि कश्यप की पत्नियां थी। दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ और कौन नेक्टर यानी अमृत लाएगा वो रूल करेगा और दूसरी उसकी गुलाम बन जाएगी। कद्रू ने धोखा देकर उसको मंगवा लिया और विनुता को अपना गुलाम बना लिया। मगर 100 साल बाद विनुता के बेटे गरुड़ ने जाकर वो अमृत लाया और वो उसने अपनी माँ को स्लेवरी यानी गुलामी से छुटकारा दिलाया। विनुता को समझ में नहीं आया। वो उसने पूछा कि अपा आप ये मेरे को ये कहानी क्यों सुना रहे हैं? उन्होंने कहा, मेरी पत्नी की बेवकूफी के कारण तुम भी हमारे परिवार को हेट करने लग जाओगी जैसे कि एक गुलाम करता है। उस कहानी में तो गरुड़ 100 साल बाद अपनी माँ को उसने छुटकारा दिलाया। मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी पूरी जिंदगी अपने इस घर में इस कॉम्प्लेक्स के साथ जियो और अपनी जिंदगी बर्बाद करो और ना खुश रहो। घर की औरत का खुश रहना बहुत जरूरी होता है। इसलिए उन्होंने उसे कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। विनुता तो बिल्कुल शॉक्ड और सरप्राइज हो गई कि अचानक से ये क्या फैसला दे दिया पापा ने। उसने पूछा, क्या गिरीश को ये बात पता है जो आप मेरे को बता रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने एक सेम चीज उसको भी बता दी है। उन्होंने उसको ये समझाया है कि चंद्रू हमसे दूर है तो देखो इंडिपेंडेंट हो गया, तुम्हें भी अब हमसे थोड़ा दूर रहना चाहिए ताकि तुम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लो और इंडिपेंडेंट बन सको। तो विनु ने कहा कि पापा अमेरिका एक कैसा कंट्री है, मतलब कि अमेरिका उसको हॉन्ट कुछ दिनों से कर रहा था ना। वो शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट अमेरिका, कि वो यहाँ के वालों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। तो उनके ससुर जी ने उन्हें समझाया, विनु मैं तो जानता नहीं हूँ, मैं तो कभी गया नहीं हूँ, मगर ये समझना चाहिए कि हर कंट्रीज के प्लस और माइनस दोनों होते हैं। आप इधर रह के वहाँ की सिर्फ अच्छाइयाँ देखते हो, वहाँ रह के यहाँ की सिर्फ बुराइयां देखते हो, ऐसा होता नहीं है। आप जहाँ जाओगे वहाँ जाने के बाद आपको पता चलेगा कि वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बावजूद आपको जीना पड़ेगा। ये तो हर जगह ही होता है, ये तो यूनिवर्सल रूल होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई एक जगह पूरी जन्नत जैसी होती है और पूरी बिल्कुल जहन्नुम जैसे होती है। ये तो लोगों की अपनी पर्सपेक्टिव है।
उसने कहा प्रॉब्लम्स कैसे होती है? तो उन्होंने बोला कुछ भी फ्री में तो आता नहीं है, सब कुछ अर्न करना पड़ता है, तो सबको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये तो हर जगह ही होता है। क्योंकि जब विनू को ये ख्याल आया और उसने पूछा कि क्या अमेरिका बेटर है कि इंडिया बेटर है, तब उन्होंने ये सब एडवाइस दिया। हर कंट्री में अपने प्रोस कॉन्स दोनों होते हैं। वो बहुत देर उनके सामने ही बैठ के सोचती रही जो उन्होंने डिसीजन दिया उसके बारे में। फिर उसने कहा कि अप्पा हम जाएंगे कहाँ पर? शमन्ना ने कहा मैंने गिरीश को कह दिया कि तुम धारवाड़ ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दो। मैंने उसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में तुम्हारे ट्रांसफर के रिक्वेस्ट लेके भी भेज दिया है। वहाँ पे जो इंचार्ज है वो मेरा स्टूडेंट था। आई एम श्योर वो हमारा काम कर देगा। और तुम्हारे पास धारवाड़ का घर तो है ही, तुम तो बहुत खुश रहोगे उस घर में जैसे तुम पहले रहती थी। जहाँ तक हमारी बात है, तुम हमारे लिए कोई पैसे मत भेजना। मैं चंद्रू को भी बिल्कुल मना कर दूंगा, अब हमें कोई डॉलर्स भेजने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ 2 जन रहेंगे, मेरा पेंशन हमारे लिए बहुत है और हम फर्स्ट फ्लोर अब किराए पे दे देंगे, तो वो किराया भी आ जाएगा। विनू ने अपने ससुर की ओर देखा और उसने सोचा वो कितने एज्ड हो चुके हैं। जिस समय उन्हें अपने बेटों के और पोतों पोती के साथ रहना चाहिए, उस समय उन्हें ये इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा और उन्होंने अकेले रहना चूज किया। तो विनू ने बहुत इमोशनल होके पूछा, अप्पा क्या आप हमारे साथ आके रहोगे नहीं? उन्होंने बोला ऑफ कोर्स हम आएंगे और तुम लोग भी हमसे मिलने आया करना, मगर अभी के लिए गौरी के आने का इंतजार बिल्कुल मत करो और तुम जाकर अपना नया घर शुरू करो और बहुत खुशी से रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। अब हम जरा वर्तमान में आते हैं। गौरम्मा और शमन्ना जो आ रहे थे एयरपोर्ट से, टैक्सी आके उनके घर के सामने रुकी। शमन्ना ने चाबी से घर को खोला। गौरम्मा को थोड़ा आश्चर्य लगा। वो कह रही थी आज तो संडे है, विनू तो आज घर पे कैसे नहीं है? तो शमन्ना ने कहा वो घर पे नहीं है, वो सिटी में ही नहीं है, उसका ट्रांसफर हो गया, वो धारवाड़ शिफ्ट हो गई है। उसने कहा कि वो गिरीश को छोड़ के कैसे चली गई? उन्होंने कहा कि गिरीश का भी ट्रांसफर धारवाड़ हो चुका है। इस पर गौरम्मा तो अपने फॉर्म में आ गई। उसने कहा वो मेरी परमिशन के बिना कैसे चले गए? उन्होंने बोला वो बड़े हो चुके हैं, वो अडल्ट्स हैं, वो अपना फैसला खुद ले सकते हैं। इनफैक्ट मैंने ही उन्हें एडवाइस दिया था जाने के लिए और वहां जाके अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए, क्योंकि जमुना को माध्यम बना के तुमने विनू को पूरी डिप्रेशन में धकेल दिया था यहाँ पर, और मैं वो सिम्टम्स देख पा रहा था उसकी डिप्रेशन के। मैं नहीं चाहता था कि उसकी कोई गलती के बिना विनू यहाँ पे और सफर करती। गौरम्मा को ये बातें सुन के उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आशा पाटिल याद आ गई। उसकी जो हालत हुई थी उसकी ससुराल वालों की वजह से, उसको एक गिल्ट कॉन्शियसनेस मन में आ गया कि ये मैंने क्या कर दिया जाने अनजाने में। तब शमन्ना उसे समझाने लग गए, गौरी लव एंड अफेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रुपया और इवन खाने से भी। विनू तो हमारी लड़की की जैसे है और मैं नहीं चाहता था कि वो और सफर करे। जो मैं सुरभि के लिए करता वही मैं चाहता हूँ कि विनुता के लिए मैं करूं। गौरी बिल्कुल शॉक्ड होके बैठ गई। उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं था। शमन्ना आगे बोले कि हमने अपने तीनों बच्चों को अपने आइडियाज और वैल्यूज देके, मॉरल वैल्यूज देके ही हमने पाल पोस के उन्हें बड़ा किया था। अब विनुता को भी वही करने दो, अपने मॉरल्स के हिसाब से उसे भी जीने दो और अपने बच्चे को भी पालने दो। तुमने जितने मेल्स भेजे, जितने क्या लेटर्स भेजे, कभी भी तुमने विनू या हर्षा का जिक्र भी किया था? तुमने पूछा भी था कि वो कैसे हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे वो फील हुआ होगा एक बार भी कि तुमने पूछा नहीं? गौरम्मा ने कहा मैं बहुत बदल गई हूँ, अमेरिका ने मेरी आंखें खोल दी हैं, अब मैं वो गलती कभी भी नहीं करूंगी। तो क्या विनू और हर्षा कभी इस घर में वापस नहीं आएंगे? उसने पूछा। क्या मैं कभी हर्षा को देख ही नहीं पाऊंगी? अब गौरम्मा बिल्कुल रोने लग गई। तब उन्होंने गौरम्मा को समझाया, तुम चिंता मत करो, हमारे बीच में कोई लड़ाई थोड़ी हुई है। तुम चाहो तो हम अभी तुरंत निकल के उनके घर जा सकते हैं, मगर तुम्हें मुझे एक चीज प्रॉमिस करनी पड़ेगी। गौरम्मा ने सरप्राइजिंगली पूछा, अब ये क्या प्रॉमिस मांग रहे हैं? तो उन्होंने कहा, अब तुम कभी अमेरिका के बारे में नहीं बात करती रहोगी और अपने डॉलर बहू की तारीफ नहीं करती रहोगी सबके सामने। ये तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा। गौरम्मा ने कहा, मैं कभी भी नहीं करूंगी, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आई विल नेवर डू दैट मिस्टेक अगेन। उसने एक लंबी सांस ली, अपना पर्स खोला चाबी निकालने के लिए कि ताकि वो अपना बक्सा खोल पाए, और उसमें से एक $100 का नोट आकर गिरा बाहर।
अब उसके लिए वो उसका चार्म इतना नहीं था जितना पहले था। पहले तो कहीं देखती उसकी आंखें चमक जाती, अब तो वो गिर भी गया तो उसको उसकी इतनी कदर नहीं रही जितनी कि पहले उसको थी। तो दोस्तों, अब बताइए कैसी लगी आपको सुधा मूर्ति द्वारा लिखित डॉलर बहू। देखिए, हमारे कल्चर के हिसाब से फाइनली देसी बहू ने विन किया, राइट। चलिए अब आपसे अगले बार फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ।